स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता जया पांडे। सुबह से लगातार हम आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं वोटिंग की और अपडेट्स भी पहुंचा रहे हैं। और अब वोटिंग परसेंटेज एक बार फिर से आपको बताते हैं तो 5वें चरण का मतदान जारी है और कई क्षेत्रों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, जिसमें रायबरेली से अमित सिंह हैं, अमेठी से मोहित राज दुबे हैं और मोहन लालगंज से अनिल यादव है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ नोएडा में मौजूद हैं, एनके सिंह सर हैं हमारे साथ और अभिलाष खांडेकर सर हैं। अभिलाष खांडेकर सर, एक बार फिर से आपके पास आना चाहूंगी कि एक तरफ वो एक परिवार है जिस पर वंशवाद का तमाम आरोप लगता है, लेकिन फिर भी यहाँ की जनता तमाम जाति धर्म को पीछे छोड़कर, विकास हुआ नहीं हुआ इसको पीछे छोड़कर वोट देती है। इस परिवार के लोग ही जीतते आए हैं। दूसरी तरफ अब स्मृति ईरानी सेंधमारी करती नजर आ रही है कहीं ना कहीं। किस तरह से देखते हैं सर? कुर्बान अली सर, आपसे यही जानना चाहेंगे कि हम चुनाव आयोग की भूमिका की बात कर रहे थे, भारत के लोकतंत्र गणतंत्र इसकी भी हम बात कर रहे थे। हम 1952 के चुनाव की बात करें, जबकि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी हमारे देश के चुनाव पर और कहा जा रहा था कि रूस और अमेरिका का काफी दबाव था उस समय हमारे देश की सत्ता पर। वो अपना कब्जा करना चाह रहे थे, धीरे धीरे उनकी मानसिकता पर कब्जा करना चाह रहे थे और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और सबसे पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, उनसे लेकर के और आज तक के चुनाव आयोग की, चुनाव आयुक्तों की अगर हम भूमिका की बात करें, किस तरह से देखते हैं आप और किस तरह से इसमें बदलाव हुआ है? बिल्कुल एनके सिंह सर, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि एक कड़ा टक्कर भी दे रही है स्मृति ईरानी और सबसे ज्यादा फोकस आखिरकार बीजेपी का यहीं पर क्यों है? वो रायबरेली नहीं है, वो दूसरे क्षेत्र नहीं है और इस बार तमाम तरह के मुद्दे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल यह है खांडेकर सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह के जो इमोशनल बयान दिए जाते हैं, इस तरह के जो कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पार्टी के लिए कहें, इसका जनता के मानस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और लोग, पढ़े लिखे लोगों की भी अगर हम बात करें तो वो भी जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। जोशी सर, हम लगातार बात कर रहे हैं, यहाँ अमेठी की हमने बात की, रायबरेली की बात की, अब हम लखनऊ पर आते हैं क्योंकि लखनऊ भी आज वो लोकसभा सीट है जहाँ की दिग्गजों की किस्मत दांव पर है। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी की किस तरह से टक्कर देते हुए कृष्णन नजर आ रहे हैं, आचार्य कृष्णन की अगर हम बात करें, और एक तरफ संत सितारा और दूसरी तरफ राजनाथ सिंह जी, कहीं कोई टक्कर देते हुए ये लोग दिख रहे हैं क्योंकि पिछली बार 54% अकेले उनका वोट परसेंटेज था। एनके सिंह सर, आप इसको किस तरीके से देखेंगे? अब चाहे केंद्र की बात करें, राज्य की बात करें, सरकारें भारतीय जनता पार्टी की, प्रशासन, पुलिस आपकी, इसके बावजूद भी इस तरह के चुनाव के दिन घटनाएं सामने आ रही हैं। एनके सिंह सर, हम लोग मुद्दों की बात कर रहे थे और ये बात कर रहे थे कि नारे जो हैं वो किस तरह से बदल जाते हैं, लेकिन भारतीय चुनाव में, भारतीय इतिहास में हमने देखा है कि नारों की काफी अहम भूमिका रही है। चाहे हम 1952 से लेकर के आज तक के दौर की बात करें, इसमें अगर हम भारतीय जनता पार्टी जिसकी केंद्र में अभी सरकार है, उसके मुख्य नारों की बात करें तो पिछली बार था सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, विकास के मुद्दे थे। इस बार नारे बदल गए, राष्ट्रवाद मुद्दा हो गया राष्ट्रवाद और नारे बदल गए कि मोदी है तो मुमकिन है। किस तरह से देखते हैं इन बदले हुए नारों को और ये नारे बदलते क्यों हैं? जोशी सर, कई सारे नारों की बात हो रही है और इंदिरा गांधी के कार्यकाल की भी एनके सिंह सर ने बात की। इसमें कई तरह के नारे हैं। जगजीवन राम की आई आंधी, उड़ जाएंगी इंदिरा गांधी, आपातकाल के दौरान ये नारा था। और इंदिरा हटाओ देश बचाओ 1977 में जयप्रकाश नारायण जी ने यह नारा दिया। कांग्रेस की तरफ से भी तमाम तरह के नारे दिए गए। किस तरह से आप इन नारों को देखते हैं? भारतीय जनमानस पर नारों का असर पड़ता है क्या? लोग एक बार जो मतदान केंद्रों पर चले जा रहे हैं, उनके घर से, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों से कई किलोमीटर दूर की होती है ये जगह जहाँ की वो वोटिंग के लिए जाते हैं। ईवीएम खराब है, उनको कहा जाता है कुछ देर बाद होगा, उनको पता नहीं रहता कितनी देर बाद आना है। एक बार जो शख्स चला गया, अपने काम में लग गया, वो वापस नहीं आता। कई जगह ऐसी स्थितियां बन जा रही हैं, वहां मारपीट हो जा रही है, लोग डर जा रहे हैं, वहां से लौट जा रहे हैं। चुनाव आयोग इस पर संज्ञान क्यों नहीं लेता और फेज दर फेज ये चीजें बढ़ रही हैं, घट नहीं रही हैं सर? जी सर, हम फैजाबाद से हमारे संवाददाता जो थे, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि इस बार राम मंदिर मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा जिसको माना जाता है कि वही रीढ़ की हड्डी है भारतीय जनता पार्टी की, जिसने स्टैब्लिश किया कहीं ना कहीं इसको भारतीय राजनीति में। लेकिन पहले जिस तरह के नारे थे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, या फिर एक नारा था रामलला के वास्ते खाली कर दो रास्ते, तमाम इस तरह के नारे पीछे क्यों हो गए? और फैजाबाद में भी अब राम मंदिर का नारा क्यों नहीं है? नारे क्यों बदल गए हैं सर? राष्ट्रवाद का नारा क्यों हो गया? सर, राष्ट्रवाद को लेकर के जिस तरह से बहुत ज्यादा इस बार हो हल्ला मचा है और दूसरी तरफ दूसरी जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब उनके पास कुछ और नहीं है तो जातिवाद है। और बहुत बार ऐसी चीजें सामने आई हैं कि बड़े बड़े नेता इस पर बोलते नजर आए हैं। चाहे हम जाति के मुद्दे पर वोट मांगते हुए देख लें अगर अखिलेश यादव को, तो घुमा फिरा करके उनकी भी यही कहीं ना कहीं मंशा थी कि हमने अगर काम ना किया हो तो चलिए अब अगली बार से ना हम भी जाति के नाम पर ही वोट मांगेंगे। और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद तो इतना ज्यादा कि पुलवामा के शहीदों के नाम पर खुद पीएम मोदी ने लोगों को कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर हैं तो क्या आप पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट देंगे।
इस तरह की चीजें आखिरकार हमारे लोकतंत्र को कहां ले जा रही है? हमारे साथ तमाम वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे भी इस पर हम बात करेंगे। रामशरण जोशी सर, इसको क्या कहा जाए? एक तरफ मेरे दिमाग में, मैं जो अपनी पर्सनल थॉट बोलूं, कि मेरे दिमाग में बार बार ये आता है कि अगर हम गर्मी के मौसम में या बरसात भी हो, अगर उस ऐसे मौसम में हम चुनाव करा रहे हैं, एक तो शेड की व्यवस्था होनी चाहिए तमाम लोगों के लिए, जिसमें बुजुर्ग भी आते हैं या कुछ कमजोर लोग भी बीमार भी हो सकते हैं, तो उनके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ आदर्श पोलिंग बूथों का निर्माण होता है, हालांकि गिने चुने ही होता है। दूसरी तरफ तमाम लोग इस तरह की समस्याओं से जूझते हैं और वहां जब पहुंचते हैं घंटों लाइन में खड़े रहे और उसके बाद जब पहुंचे वोट ही न कर पाए, यहाँ तो भैया ईवीएम ही खराब हो गया। किस तरह से देखें इसको सर? तो एक तरफ तो तमाम टीवी चैनल भी हैं सर, जो कि एक तरफ तो हम तस्वीरें दिखाते हैं कि दूल्हा दुल्हन है, शादी से पहले या शादी के बाद तुरंत गए और उन्होंने वोटिंग की। एक तरफ हम दिखाते हैं 100 साल से ऊपर इनकी उम्र है और ये बुजुर्ग 105 साल की उम्र है या जो भी, और वो गए तो वोटिंग किया उन्होंने। तो इस तरह से हम लोगों को प्रोत्साहित करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि पिछली बार हमने देखा कि 22 किलोमीटर दूर पोलिंग बूथ, जिस वजह से लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया। दूसरी तरफ ऐसी तस्वीरें आती हैं कि 2-2 घंटे तक ईवीएम खराब है, लोग वोट नहीं दे पा रहे हैं। तो इन तमाम समस्याओं पर चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं सोचना होगा। और रामशरण जोशी सर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि इसमें क्या कुछ और बदलाव कर सकते हैं पोलिंग बूथों पर, जिससे कि जो बुजुर्ग भी वोट देने जा रहे हैं, तो इस पर कुछ पॉइंट्स बताइए कि क्या ऐड होना चाहिए।